वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊंगा। उसी वादे के अनुरूप ये सीरीज आपकी चल रही है। इससे पहले इसकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। इससे पहले एक क्लास हुई है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी संविधान के निर्माण की पहली क्लास। आफ्टर दैट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास, यानी संविधान के निर्माण की दूसरी क्लास। वो दोनों क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में मौजूद हैं। आप जाकर उसे देखिएगा और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिएगा। ठीक है। आज से जो चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है, दैट्स योर सेकेंड चैप्टर, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, आखिर संविधान कैसे बना। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। राइट नाउ हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। संविधान की प्रमुख विशेषताओं में ये भी हम लोग देखेंगे जो शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में देखेंगे। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से चीज़ें ली गई, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। 2 क्लासेज मेरी होती हैं रोजाना यूट्यूब पर फ्री। अगर ये 2 क्लासेज आप लगातार देखते हैं 2.5 से 3 महीने तक, तो मेरा ये दावा है कि आपके भीतर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। पहली क्लास ये होती है आपकी, एम लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही है। ये 8 बजे अपलोड होती है, यानी अभी आप देख पा रहे होंगे 8 बज रहा है। शाम को 8 बजे अपलोड होती है वीडियो सेक्शन में। और दूसरी क्लास होती है सुबह 7 बजे, 20 मिनट्स हो, और उसमें मैं आपको 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूँ। तो ये दोनों क्लास लगातार करिए और प्रैक्टिस करिए। तो चलिए, संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। तो ऐसा क्यों भाई? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसके पीछे की कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आखिर सबसे लंबा लिखित संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि कल मैंने आपको बताया था संविधान बनाते समय कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल हैं और 395 क्या हैं, आर्टिकल्स हैं। 22 पार्ट्स यानी 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं। भाग का मतलब क्या है कि समान नेचर वाले जो प्रोविजंस हैं उनको हमने अलग अलग चैप्टर में बांट दिया, जिसे हम पार्ट्स के नाम से जानते हैं। शेड्यूल क्या है? ऐसी बातें जो हम आर्टिकल्स में नहीं रख सकते थे, जो हम अनुच्छेद में नहीं रख सकते थे, उनको हमने संविधान के सबसे लास्ट में ले जाकर रखा और उसे हम अनुसूची के नाम से जानते हैं, यानी शेड्यूल के नाम से जानते हैं। राइट। और संविधान के जो प्रावधान हैं, जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं, यानी अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। तो ओरिजिनली स्थिति ये थी। लेकिन भारत का संविधान ऐसा है कि दिस इज द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का संविधान समय के साथ ग्रो करता है, भारत का संविधान समय के साथ आगे बढ़ता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं नहीं मानता कि भारत के संविधान में कोई दोष नहीं है, मैं नहीं मानता कि भारत का संविधान परफेक्ट है, बल्कि भारत के संविधान में दोष हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, लेकिन मेरे भाइयों, भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है। यानी भारत का संविधान एक जिंदा दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। भारत के संविधान में संशोधन संभव है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? बाई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, न्यायिक व्याख्या के साथ। यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, हाई कोर्ट को भी अधिकार है। संशोधनों के साथ, यानी संविधान में संशोधन संभव है। भारत का संविधान ऐसा है जिसमें संशोधन हो सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ ग्रो करता है, अपने आप को समय और परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकता है। तो जो संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं उनको जब हम मिला के पढ़ते हैं मेरे भाइयों, तो आप देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स आपको नजर आते हैं। 4 का ए बाद में जोड़ा गया, आपका 9 का ए बाद में जोड़ा गया, 9 का बी बाद में जोड़ा गया, 14 का ए बाद में जोड़ा गया। ठीक है। और 7 पहले समाप्त किया गया था, आज भी समाप्त है। 9 पहले समाप्त कर दिया गया था, बाद में दोबारा जोड़ा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल 22 पार्ट्स हैं। और आर्टिकल्स में 470 प्लस आर्टिकल्स हैं। एक एग्जैक्ट नंबर बोलना ठीक नहीं होगा, ठीक है, इसलिए 470 प्लस बोल रहा हूं, क्योंकि जितना अपडेटेड किताब उतना ज्यादा वो लिखा रहता है। और साथ ही साथ शेड्यूल्स, हाँ, शेड्यूल्स में चेंजेज हुए हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां थी और अभी आप देखेंगे कि 12 अनुसूचियां हैं। अभी एक एक शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे तो चीजें पता चल जाएंगी। 9, 10th, 11th एंड 12th, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं आपकी बाद में जोड़ी गई। इन सारी की सारी शेड्यूल में क्या चीजें हैं, आज ही की क्लास में आप पढ़ लेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या बातें हैं। ठीक है। तो देखिए, 22 भाग, 395 आर्टिकल्स, सोचिए। इसलिए भारत के संविधान को सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है, यानी सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आखिर क्या कारण है? भारत के संविधान के बड़ा होने के पीछे का कारण क्या है? भारत के संविधान के बड़ा होने के पीछे का सबसे पहला कारण तो ये कि भारत देश में केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान है।
केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान है, यानी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एज वेल एज स्टेट। ऐसा नहीं है ना अमेरिका की तरह राज्य के लिए अलग संविधान, केंद्र के लिए अलग संविधान, ऐसा नहीं है। बल्कि भारत देश में केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान है। और आप जानते हैं कि भारत देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्य दोनों हैं। तो केंद्र और राज्य दोनों, जहां पर मोर देन वन स्टेट, माफ कीजिएगा, जहां पर मोर देन वन गवर्नमेंट, यानी एक से अधिक स्तर की सरकार जहां पर होती है, उसे हम फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय व्यवस्था कहते हैं। भारत देश में भी ऐसा है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत अमेरिका की तरह फेडरल नहीं है, बल्कि भारत देश में केंद्र राज्य दोनों है, लेकिन केंद्र मजबूत है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यानी सशक्त केंद्र के साथ संघवाद है। भारत देश में केंद्र राज्य दोनों है, लेकिन यूनियन की तरफ व्यवस्था टिल्ड है। इसीलिए भारत को क्वासी फेडरल या सेमी फेडरल कहा जाता है। तो भाई, एक ही संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं, केंद्र से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं। ये भी बड़ा होने का एक कारण है। दूसरा, भारत में डाइवर्सिटी, भारत देश की विविधता। मेरे भाई, आप देखेंगे कि हमारे भारत देश में जितनी डाइवर्सिटी है, आप विश्व के कोने कोने में घूम के चले आइए, कहीं आपको इतनी विविधता देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन भारत देश में अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जनजातियां, अलग अलग कम्युनिटी, सबके अपने ट्रेडिशन, सबके अपने कन्वेंशन, सबकी अपनी मान्यताएं। और हम कैसा स्टेट बना रहे थे? हम वेलफेयर स्टेट बना रहे थे। वेलफेयर स्टेट का मतलब ऐसा राज्य जहां हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो, शोषित, वंचित, दबा, कुचला, पिछड़ा, हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने की भावना। तो हम ऐसा राज्य बना रहे थे जहां हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो, हर सेक्शन का कल्याण सुनिश्चित हो। और ऐसे में हमें सबके लिए प्रोविजन करने थे। हमने माइनॉरिटीज के लिए भी विशेष प्रावधान किए। हमने ऐसे वर्ग जो पिछड़े हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए। इवन हमने ऐसे राज्य जो पिछड़े हैं उनके लिए हमने स्पेशल स्टेटस दिया, उनके लिए विशेष प्रावधान किए। तो भारत की डाइवर्सिटी और वेलफेयर स्टेट बनाने की जो हमारी भावना थी, इसकी वजह से भी संविधान बड़ा हुआ। साथ ही साथ भारत का भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक कारण है भाई कि भारत देश में आप देखिए, जंगल है, पहाड़ है, वो इतना बड़ा देश है, वास्ट साइज ऑफ इंडिया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इतना बड़ा भारत। और साथ ही साथ उसी भारत में कहीं पहाड़ी क्षेत्र, कहीं मैदानी क्षेत्र। तो ऐसे में भी भारत का संविधान क्या हुआ? पढ़ो, यानी ज्योग्राफिकल कारण इसका ये था कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और भारत का विस्तार बहुत ज्यादा है ना। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान बनाना था। हिस्टोरिकल रीजन ये है कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा वो दो देशों का पड़ा। पहला इंग्लैंड और दूसरा अमेरिका। इंग्लैंड का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के संविधान पर इसलिए पड़ा क्योंकि इंग्लैंड भारत देश में शासन करता था और इंग्लैंड ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को भारत देश में जन्म दिया था। और इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया एक कानून, संविधान बनने से पहले जिस कानून के द्वारा शासन किया जाता था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और भारत शासन अधिनियम से हमने 70% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? एडॉप्ट किया। तो भारत शासन अधिनियम का, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का इन्फ्लुएंस होना भी एक कारण रहा कि भारत का संविधान इतना बड़ा हुआ। साथ ही साथ संविधान सभा में आप जानते हैं कि कानून विशेषज्ञ का प्रभुत्व था, वकीलों का और राजनेताओं का प्रभुत्व था। और जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई बात बतानी है, कहनी है, और आप कानून के जानकार नहीं हैं, तो आप बहुत सिंपल, साफ, स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, एक लाइन, दो लाइन में बोलेंगे। लेकिन यदि कोई कानून का जानकार होगा तो कानून का जानकार वो 4 लाइन के साथ बोलेगा। क्यों 4 लाइन के साथ बोलेगा? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई लीगल पेच न फंसे, इस बात को ध्यान रखते हुए वो कहेगा। ठीक है? देखो, वकीलों की भाषा देख लो, अपनी भाषा देख लो, किसी बात को कहने का वकील का अंदाज देख लो, अपना अंदाज देख लो। तो इस तरह से कानूनविद, यानी जो लीगल एक्सपर्ट थे, वो लोग संविधान सभा में थे। तो इसका भी एक असर पड़ा कि भारत का संविधान बड़ा हुआ। ठीक है? तो ये कुछ कारण हैं जिससे भारत का संविधान विशाल हुआ, यानी भारत का संविधान बड़ा हुआ। तो दिस इज द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे आते हैं भैया। अब सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत में, तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे बड़े लिखित संविधान में आपने अभी ये देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने पार्ट्स हैं? कुल 22 क्या है आपके पार्ट्स हैं। ठीक है?
और साथ ही साथ 395 आर्टिकल्स हैं, जो संशोधन के उपरांत यदि आप पढ़ते हैं तो ये 70 प्लस हो जाता है आपका, 470 प्लस हो जाता है। और कितनी शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है, यानी 12 अनुसूचियां हैं अभी राइट नाउ। तो मैंने आपसे कहा था कि अनुसूचियों के बारे में मैं जिक्र कर दूंगा। अनुसूचियां मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित डायरेक्ट सवाल, फैक्चुअल डेटा के सवाल आपके यहाँ पूछ लिए जाते हैं। इसलिए एक बार 10 मिनट में सारी की सारी अनुसूचियां हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग फीचर्स पर ही रहेंगे लेकिन अनुसूचियों के यहाँ देख लेते हैं। सोर्सेज और शेड्यूल ये दोनों आज ही हम लोग देख लेंगे, क्योंकि बाकी फिर से सोर्सेज और शेड्यूल ना पढ़ना पड़े। तो देखिए, पहली अनुसूची, तो सबसे पहले ये बात समझिए कि आखिर अनुसूचियां क्यों बनाई गई। तो मैंने आपसे कहा कि संविधान की ऐसी बातें जो हम आर्टिकल्स में नहीं रख सकते थे, उनको हमने संविधान के लास्ट में शेड्यूल बना के रखा, जिन्हें हम अनुसूची के नाम से जानते हैं, ठीक है? और पहली अनुसूची जो आपकी है वो राज्यों का नाम और उसका क्षेत्राधिकार की बात करती है, नेम ऑफ द स्टेट्स, और उसका एक्सटेंशन बताती है। जैसे मान लीजिए कि भारत देश में कुल कितने राज्य हैं। इस समय भारत देश में कुल 28 स्टेट हैं, यानी भारत देश में कुल 28 राज्य हैं। तो भारत देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसके विस्तार से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है आपकी? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी पहली अनुसूची है। दूसरी अनुसूची क्या है? दूसरी अनुसूची आपकी क्या वेतन भत्तों के बारे में बातचीत करेगी। वेतन भत्तों के बारे में बातचीत सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करती है, यानी दूसरी अनुसूची आपकी करती है। अब दूसरी अनुसूची में किसके वेतन भत्तों की बात की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसके की गई, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इनके वेतन भत्ते सेकंड शेड्यूल में है, ठीक है? और उसमें पता चला उनके नहीं रहते और आप रट के बैठे रहते हैं कि इनके वेतन भत्ते सेकंड शेड्यूल में है। तो किसके किसके वेतन भत्ते सेकंड शेड्यूल में हैं जिनकी बात की गई है? तो राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, है ना, लोकसभा का स्पीकर, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, माफी चाहते हैं। हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा कि लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्य विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन भत्तों की बात की गई है यहाँ पर सेकंड शेड्यूल में। जी हाँ, ठीक है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर मैंने लिखा है, अगर ना दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, जज्बाती नहीं होना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के वेतन भत्ते की बात की गई है। राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात की गई। राज्यों में जो दूसरा सदन होता है, जो कि हर राज्य में नहीं है, सिर्फ 6 ही राज्यों में है, जिसे आप राज्य विधान परिषद कहते हैं। राज्य विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि इस समय 6 ही राज्य में है। तो राज्य विधान परिषद के जो सभापति, चेयरमैन होते हैं, उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, इनके, और साथ ही साथ जजेज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज के जो वेतन भत्ते हैं, इनकी बातचीत यहां पर की गई है। तो मैंने आपसे क्या कहा? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों में जो निम्न सदन होता है जिसे आप विधानसभा के नाम से जानते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, साथ ही साथ केंद्र में अपर हाउस, राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, राज्य विधान परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जजेस, ठीक है, इनके वेतन भत्तों की चर्चा सेकंड शेड्यूल में की गई। लेकिन किसका नहीं है? तो केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, पहले मेंशन था लेकिन अब चीजें नहीं है। केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री संसद निर्धारित करती है, पार्लियामेंट बाय लॉ, यानी संसद कानून बनाकर इनके वेतन भत्तों का निर्धारण करती है। चाहे वो राज्य के मंत्री हों, ठीक है, राज्य के मंत्री हों या केंद्र में मंत्री हों, ठीक है, इन राज्यों के मंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण स्टेट लेजिस्लेचर करेगी, यानी राज्य विधानमंडल करती है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री के वेतन का निर्धारण संसद करती है, यानी पार्लियामेंट करती है। मुख्यमंत्री के वेतन का निर्धारण आप देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल करती है, ठीक है। महान्यायवादी का भी उल्लेख नहीं है, महाधिवक्ता का भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी का कोई भी फिक्स वेतन नहीं होता। महान्यायवादी के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे आप। महान्यायवादी एक केंद्र सरकार का वकील है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लीगल एडवाइस देता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को विधिक सलाह देता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, अंडर आर्टिकल 76 एक संवैधानिक निकाय होता है भैया। जैसे आपका वकील वैसे केंद्र सरकार का वकील। तो महान्यायवादी को जो भी पैसा मिलता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसको पारिश्रमिक मिलता है, रेनमरेशन मिलता है, ठीक है।
तो किसका उल्लेख नहीं है भाई? तो प्रधानमंत्री का, केंद्र में जो मंत्री होते हैं उनका, राज्यों में मुख्यमंत्री का, राज्य के जो अन्य मंत्री होते हैं उनका, इनका उल्लेख नहीं किया गया है। कहाँ नहीं किया गया है? सेकंड शेड्यूल में। वाइस प्रेसिडेंट का भी उल्लेख नहीं है, उपराष्ट्रपति का। अब देखो, उपराष्ट्रपति टर्म का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति को एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई भी पैसा नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई भी वेतन नहीं मिलता है, बल्कि मेरे प्यारे भाइयों, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर, यानी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के तौर पर वेतन भत्ता मिलता है। उपराष्ट्रपति को एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई भी वेतन भत्ता नहीं मिलता है। तो ये थी आपकी दूसरी अनुसूची। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में क्या है कि थर्ड शेड्यूल में शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। तीसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है? थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फॉर्मेट ऑफ ऑथ, यानी शपथ का प्रारूप। किसके शपथ का प्रारूप? तो मंत्री शपथ लेते हैं ना, शपथ ग्रहण समारोह देखे हो कभी? प्रधानमंत्री या मंत्री का शपथ ग्रहण समारोह? हाँ, देखो न्योता मिलता है वहाँ, उसमें प्रधानमंत्री और मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में। हाँ, बड़े बड़े लोगों को। तो केंद्र सरकार में अगर कोई मंत्री शपथ लेता है तो जो वो शपथ पढ़ते हैं वो कहाँ से फोटो स्टेट करा के ले जाते हैं, कहाँ से जिरॉक्स करा के लेके जाते हैं? तो कहाँ से? थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, तीसरी अनुसूची से। तो मंत्री सब, केंद्र सरकार में मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर। केंद्र सरकार का मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री के शपथ का प्रारूप कहाँ मिलेगा? तीसरी अनुसूची में। संसद के जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य यानी पार्लियामेंट के मेंबर, जिन्हें आप एमपी कहते हैं, सांसद कहते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य, जिन्हें आप विधायक कहते हैं, चाचा विधायक है, गोली मार देंगे ज़्यादा बोलोगे तो, हैं? तो इनके शपथ का प्रारूप कहाँ? थर्ड शेड्यूल में मिलेगा। ठीक है। जजेज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, इनके शपथ का प्रारूप यहीं। सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी का आपने नाम सुना होगा। अंडर आर्टिकल 148 ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ये आपके पब्लिक पर्स का संरक्षक है। पब्लिक पर्स का संरक्षक है मींस आपके पैसे का संरक्षक है। भारत सरकार अगर कहीं भी 2 रुपए खर्च करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं भी अगर 2 रुपया खर्च करती है, तो ये इसका क्या करता है? ये इसको ऑडिट करता है। ऑडिट करके रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट ले जाके किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है। हाँ, इसे वॉचिंग डॉग कहा जाता है कि आपका पैसा कहीं भी खर्च हुआ तो उसे सूंघता रहता है। बड़े बड़े घोटाले इनने पकड़े, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सीएजी ने पकड़ा। आगे चल के सीएजी चैप्टर आएगा तो विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु जो उम्मीदवार के लिए उक्त सूची में हाँ, निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए भी शपथ का जो प्रारूप है वो भी इस अनुसूची में है। जो पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के शपथ, संसद के सदस्य का शपथ का प्रारूप, न्यायाधीश यानी जजेज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, सीएजी और मंत्रियों के शपथ का प्रारूप यहां पर रहता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, मंत्री जब शपथ लेते हैं तो मंत्री पोस्ट एंड सीक्रेसी, पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं। ठीक है। ये भी सवाल आपके यहाँ पूछा जाता है, पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं। कभी आप प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह देखिए तो उसमें वो लास्ट में एक लाइन पढ़ते हैं कि मेरे समक्ष जो भी विषय प्रस्तुत किए जाएंगे जब तक आवश्यक न हो तब तक जाहिर नहीं करेंगे। अरे जाहिर सी बात है भाई, मंत्री एक संवेदनशील पोस्ट है, मंत्री एक सेंसिटिव पोस्ट है। और ऐसे में पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी कोई बाहर विदेश में ऑपरेशन चलाने वाली है, आप आए मीडिया के सामने बता दिया हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है, हो गया, सब लोप हो गया, है ना? तो ऐसे में संवेदनशील कभी कभी निर्णय लिए जाते हैं, संवेदनशील पद है, ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो डायरेक्टली देश की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित है, सब बताए नहीं जा सकते। ऐसे में मंत्री पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं। ये भी सवाल आता है। लेकिन कुछ ऐसे शपथ के प्रारूप हैं जो तीसरी अनुसूची में नहीं लिखे हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे भारत देश में जो शपथ लेता है, प्रेसिडेंट हमारे भारत देश में जो शपथ लेता है, वो अनुच्छेद 60 में ही लिखा हुआ है। राष्ट्रपति सिर्फ पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की नहीं। और राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो अनुच्छेद 60 में ही मेंशन है। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल। राज्यपाल के शपथ का प्रारूप अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल जो शपथ लेगा ये कहां पर मेंशन है? ये आर्टिकल 159 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है। उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो आर्टिकल 69 में ही मेंशन है। ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? हाँ, जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप क्या थर्ड शेड्यूल में है? जी नहीं,
वाइस प्रेसिडेंट का है? जी नहीं। राज्यपाल के शपथ का प्रारूप है? जी नहीं। तो इस तरह से कुछ ट्रैप बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। फोर्थ शेड्यूल में आते हैं, चौथी अनुसूची में आते हैं। चौथी अनुसूची आपकी रिलेटेड है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कौन से राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीट है। अब उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीट है, तो इस बात को आप कहाँ देखेंगे? तो इस बात को चौथी अनुसूची में यानी फोर्थ शेड्यूल में लिस्ट दी गई है, और वहां पर कौन सी राज्य की कितनी सीटें हैं, किस यूनियन टेरिटरी की कितनी सीटें हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश की कितनी सीट है, और कौन से राज्य की कितनी सीटें हैं, वो कहाँ दिया गया है? वो फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है, यानी चौथी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में है कि अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान। हमारे भारत देश में पांचवी अनुसूची में 10 राज्य सम्मिलित हैं। कितने राज्य सम्मिलित हैं? फिफ्थ शेड्यूल में यानी पांचवी अनुसूची में 10 राज्य शामिल है ना। ये बात आपको रोज मैं कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में लिखने को कहता हूँ, इसीलिए लिखने को कहता हूँ कि वो चीजें आपको तैयार हों, उसी बहाने आप थोड़ा सा पढ़ें। तो आज कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखना है कि पांचवी अनुसूची में जो 10 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, और पांचवी अनुसूची में जो 10 राज्य हैं, ये 10 राज्यों में जो शेड्यूल एरिया है, यानी अनुसूचित क्षेत्र है, यानी ट्राइबल एरिया है, उन ट्राइबल एरिया के प्रशासन के बारे में, यानी शेड्यूल एरिया के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कौन सी शेड्यूल है आपकी? हाँ, पांचवी अनुसूची है, यानी फिफ्थ शेड्यूल है। 10 राज्य कौन कौन से हैं? जरूर कमेंट में लिखा, जरूर लिखा करिए, ठीक है। हाँ, अब कुछ लोग अरे सर क्या ही बात कर रहे हैं, छोड़िए, लिखा है सब याद है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनने में बड़ी सतही लगती हैं, सुनने में बड़ी नॉर्मल लगती हैं, लेकिन उन बातों की भूमिका ये होती है कि उन बातों की वजह से आपके अंदर एक स्फूर्ति आती है, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है ना, आपके अंदर एक लर्नर वाली भावना आती है, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये बात कहता हूँ कि आप लिखा करिए। तो 10 राज्य कौन कौन से हैं जो पांचवी अनुसूची में सम्मिलित हैं, ये आपको गूगल करके लिखना है। और पांचवी अनुसूची में जो 10 राज्य हैं उनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, यानी कुछ ट्राइबल एरिया हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी राष्ट्रपति के पास होती है। इसके प्रशासन के बारे में फिफ्थ शेड्यूल है। छठवीं से अनुसूची की यदि आप बात करें तो छठी अनुसूची सिर्फ 4 राज्यों की बात कर रही है, आपका ATM², यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल एरिया है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन से संबंधित, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल एरिया है उनके प्रशासन से संबंधित जो शेड्यूल है वो आपकी छठी अनुसूची है। ठीक, सातवीं में आ जाते हैं। सातवीं अनुसूची आपका लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, यानी कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में केंद्र और राज्य दोनों है। अब हमारे भारत देश में केंद्र और राज्य दोनों है, तो शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यूनियन किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा, स्टेट किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा, दोनों किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएंगे। तो आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस बंटवारे को डील करता है। अनुच्छेद 246 इस बंटवारे को डील करता है, लेकिन ये बंटवारा दिखाई कहाँ पड़ता है? ये बंटवारा दिखाई पड़ता है संविधान की 7वीं अनुसूची में। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में ये बंटवारा दिखाई पड़ता है। 3 लिस्ट आपको दिखाई पड़ेंगी। एक यूनियन लिस्ट, जिसे आप कहते हैं संघ सूची। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली मूल संविधान में यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, 97 विषय थे। यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन का होता है, संघ का होता है, यानी संसद का होता है। आज भी उसमें 97 प्रविष्टियां ही हैं, यानी 97 का संख्या कल भी थी, आज भी है, लेकिन बीच में जो जोड़ दिया है उसको जब मिला के पढ़ते हैं तो 98 हो जाता है। क्लियर है बात? दूसरी राज्य सूची, यानी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का मतलब यह है कि ऐसे सब्जेक्ट जिस पर कानून बनाने की शक्ति स्टेट लेजिस्लेचर की है, राज्य विधानमंडल की है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें 66 विषय थे, अभी राइट नाउ आप देखेंगे तो इसमें 59 सब्जेक्ट हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को है, यानी राज्य में जो कानून बनाने की संस्था है उसको है। और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संघ को होती है, यानी पार्लियामेंट को होती है। अगला है आपका समवर्ती सूची, यानी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में स्टार्टिंग में यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 47 थे और अभी 52 है। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 98, 59
और 52। 98 यूनियन लिस्ट, इस पर कानून बनाने की शक्ति यूनियन की, ये स्टेट लिस्ट, इस पर कानून बनाने की शक्ति स्टेट की, और ये कंकरेंट लिस्ट, इस पर कानून बनाने की शक्ति दोनों की। ठीक है, ये 98, 59, 52 ये आलिया भट्ट का नंबर है, ध्यान रखना, लेकिन फोन लगाने की कोशिश मत करना। ठीक, तो समवर्ती सूची के विषय ऐसे विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों की होती है, यानी सेंटर और स्टेट दोनों की कानून बनाने की शक्ति होती है कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर, यानी समवर्ती सूची के विषय पर। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो किसका लॉ प्रिवेल करता है, यानी किसका कानून प्रभावी होता है, तो वो केंद्र का कानून प्रभावी होता है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर। अब एक सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि ऐसे कोई विषय जो भविष्य में पैदा होते हैं, यानी ऐसे कोई विषय जो न तो संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, ऐसा कोई सब्जेक्ट न तो यूनियन लिस्ट में है, न स्टेट लिस्ट में है, न कंकरेंट लिस्ट में है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेसिडरी सब्जेक्ट कहते हैं, यानी उसे हम बचे खुचे विषय कहते हैं, है ना, रिमेनिंग सब्जेक्ट कहते हैं, जो भविष्य में पैदा होते हैं। जैसे साइबर क्राइम, जब भारत आज़ाद हुआ तो साइबर ही नहीं था, लेकिन आज साइबर क्राइम भी है ना। अरे 1947 में आप चिट्ठी भेजते थे, पकड़ी जाती थी, लाठी खाते थे। आज इधर से मिसयू भेजते हैं, उधर से ब्लॉक होते हैं। देखो कितना परिवर्तन हुआ। तो समाज में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ों, अलग अलग बातों पर नियमों की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी बातें जो बाद में पैदा होती हैं, जो बची हुई हैं, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, उन्हें हम अवशिष्ट विषय, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, रेसिडरी सब्जेक्ट कहते हैं। और आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस पर कानून बनाने की शक्ति संसद की है, यानी पार्लियामेंट की है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे आते हैं। तो ये लिस्ट कहाँ दी गई है? देखो, अवशिष्ट विषय इसमें नहीं लिखे हैं, मैंने आपको बताया, नहीं पता चला ये भी रट लो कि 7वीं अनुसूची में अवशिष्ट विषय भी दिए गए। अरे भाई, जो बाद में पैदा होंगे, पहले कैसे पैदा कर लेंगे ये लोग? तो संघ सूची के विषय यहाँ दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट के दिए गए हैं, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। 8th शेड्यूल इज डीलिंग अबाउट द लैंग्वेज, यानी ये जो भारत देश में ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, यानी औपचारिक ऑफिशियल लैंग्वेजेज की बात करता है, मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात करती है 8th शेड्यूल। तो हमारे भारत देश में 22 भाषाएं, देखो कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है। स्विट्जरलैंड में एक दिन एक नेता कह रहा था कि देयर इज अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन स्विट्जरलैंड, देयर आर 4 लैंग्वेजेस इन स्विट्जरलैंड। भारत देश, सॉरी, स्विट्जरलैंड में बहुत भाषाई विविधता है, यहाँ 4 भाषाएं हैं। हमने कहा है पधारो मारो देश, 22 तो ऑफिशियल लिख के रखे हैं संविधान में, जो लिख के रखे हो तो छोड़ो, उसके अलावा कितनी भाषाएं हैं भारत देश में। अब बोलियां, बोलियां तो अगर आप देखें तो अरे भगवान, 1100 से ऊपर बोलियां हैं हमारे भारत देश में। हर 100 किलोमीटर पे भारत देश में बोली बदल जाती है, इतनी बोलियां हैं। तो भारत देश में बोलियों की और भाषाओं की विविधता बहुत ज़्यादा है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और 22 भाषाएं तो ऐसी हैं जो ऑफिशियल हैं, यानी औपचारिक रूप से हमने संविधान में शामिल करी हैं। लेकिन ओरिजिनली जब संविधान बना तो हमने 14 भाषाएं इसमें रखी थी, 14 लैंग्वेज हमने इसमें रखी थी, लेकिन वर्तमान में 22 लैंग्वेजेज हैं, यानी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। सिंधी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेज में शामिल नहीं थी, यानी औपचारिक भाषाओं में सिंधी शामिल नहीं थी, बल्कि इसे कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका आया ये KMN, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 आपकी जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और लास्ट में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, यानी पहले 14 थी, सिंधी को जोड़ दिए कितना हो गया? 15। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ दिए कितना हो गया? 18। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ दिए कितना हो गया? 22। तो अभी राइट नाउ कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं? 22 भाषाएं हैं। अब आते हैं आगे। अब 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, ये चारों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बल्कि 9वीं अनुसूची आपकी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी जाएगी। 10वीं अनुसूची 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी जाएगी। 11th शेड्यूल पंचायतों से रिलेटेड है, 73वां संविधान संशोधन, और 12th शेड्यूल आपकी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये चारों अनुसूचियां आपकी बाद में जोड़ी गई। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची क्यों है?
नवीं अनुसूची को जनरली लोग रटते हैं, भूमि सुधार भूमि सुधार भूमि सुधार। अरे भाई ऐसे मत रटा करिए, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, इधर मत देखिए, इधर सुनिए। भारत देश में शुरुआत में बहुत सारे ऐसे लैंड रिफॉर्म एक्ट आ रहे थे, भूमि सुधार कानून आ रहे थे, जो कि रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ रहे थे, संसाधनों के वितरण के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 1,000 बीघा जमीन है, एक व्यक्ति ऐसा है जो भूमिहीन है, तो ये भी अन्याय है ना भाई। ये सोशल जस्टिस थोड़ी हुआ है, सामाजिक न्याय थोड़ी ना हुआ कि एक व्यक्ति के पास इतना भी खेत नहीं है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, और एक व्यक्ति के पास भाई 1,000 बीघा जमीन है। तो ऐसे में संसाधनों का लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उचित वितरण के लिए भारत देश में कानून बनना शुरू हुआ। तो जब इस तरह के कानून बनने शुरू हुए तो उस समय राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार था, लोग कोर्ट चले जाते थे। और कुछ कानून ऐसे रहे जो संविधान की कुछ भावनाओं के खिलाफ रहे, और आप जानते हैं कि संविधान के खिलाफ लॉ नहीं बन सकता। ऐसे में लोग न्यायालय जाते थे, और न्यायालय उन पर रोक लगाता था। इससे विकास में बाधा आ रही थी, रिसोर्सेज के सही वितरण में बाधा आ रही थी। और यही कारण रहा कि सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 9वीं अनुसूची को इसीलिए जोड़ा गया टू सेव द लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। क्या रीजन है 9वीं अनुसूची का? इसका कारण है टू सेव द लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, यानी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। टू सेव द लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। मतलब भैया, मतलब 9वीं अनुसूची जोड़कर ये लिख दिया गया कि कोई भी कानून यदि संसद बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल देगी, ठीक है, कोई भी लॉ, कोई भी कानून संसद बनाकर यदि 9वीं अनुसूची में डाल देती है, 9th शेड्यूल में डाल देती है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है मेरे भाइयों? जुडिशियल रिव्यू हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट्स में एक है। जिसकी वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट्स में एक है। ऐसा क्या है? जुडिशियल रिव्यू मीन्स टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ और एनी ऑर्डर, यानी किसी भी कानून या आदेश की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। कहने का अर्थ ये है कि भाई कानून या आदेश संविधान के पक्ष में है या संविधान के पक्ष में नहीं है। जब न्यायालय इसे चेक करता है तो उसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, और अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि वो कानून या आदेश कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, तो उसे शून्य घोषित कर सकता है, यानी उसे वाइड, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। तो ये है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो ऐसा कानून, अगर कोई कानून संसद 9वीं अनुसूची में डाल देती है, यानी ऐसा कानून जो 9th शेड्यूल में डला है, उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा, यानी न्यायालय उसे नहीं चेक कर पाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, ये लिखवा दिया गया। तो 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है बताओ? कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। तो उस समय भूमि सुधार कानून वगैरह उसमें डाले गए, इसीलिए आप रटते हैं 9th शेड्यूल भूमि सुधार, 9th शेड्यूल भूमि सुधार। ऐसा नहीं है। आज भी यदि कोई कानून 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी सामान्यतः, जनरली। लेकिन 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 मेरे भाई एक केस आया 2007 में जिसका नाम हुआ आईआर कोयलो केस। और आईआर कोयलो केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 9वीं अनुसूची में भी डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी 9th शेड्यूल में भी डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे का हनन करें। अब ये क्या है? इसके लिए मैं आपको एक वाकया बताता हूं कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 1973 में, जिसका नाम हुआ केशवानंद भारती केस। और उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यानी पार्लियामेंट कैन अमेंड इन एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड, यानी संविधान का मूल ढांचा छेड़ा नहीं जा सकता। मूल ढांचा क्या है ये कहीं नहीं लिखा है।
मूल ढांचा हमारे संविधान निर्माताओं का वो सपना है जो हमेशा हमेशा के लिए वो बनाए रखना चाहते थे। हमारे फाउंडिंग फादर्स का वो सपना जो हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते थे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी मूल ढांचा कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ऐसा किया कि संसद की शक्ति असीमित न हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि संसद पूरा संविधान में बदल के रख दे। इसीलिए उस पर एक सीमा लगाई कि संसद संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा छेड़ नहीं सकती। अब नवीं अनुसूची पर आते हैं। नाइन्थ, अब देखो 5 सवाल। पहला, नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा। क्यों जोड़ी गई? जुडिशियल रिव्यू से कानूनों को बचाने के लिए। तीसरा, यदि कोई लॉ नवीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा? जनरली नहीं, लेकिन तब हो सकता है जब वो संविधान के मूल ढांचे का हनन करे। कौन सा केस? आईआर कोयलो केस 2007। यानी यदि कोई कानून नवीं अनुसूची में डाला जाए और वो संविधान के मूल ढांचे का हनन करे, तब उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और अगर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन न करे तो नहीं हो सकती है। आईआर कोयलो केस में यह स्पष्ट हुआ। अब यहां एक बात और, मूल ढांचे का सिद्धांत कब आया? केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस कब आया? 1973 में। तो नवीं अनुसूची में डाले गए उन्हीं कानूनों का रिव्यू होगा बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन पर जो 1973 के बाद डाले गए हैं। यानी मेरे भाई, 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर नवीं अनुसूची में कोई लॉ डाला गया तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, लेकिन तब जब वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करे, मूल ढांचे का। ठीक है, 1973 के पहले के कानूनों का नहीं हो सकता रिव्यू। ठीक, तो चलिए, वही बात जो मैंने आपको बताई वही बात इसमें लिखी है कि न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नवीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। 10th शेड्यूल पे आते हैं। 10वीं अनुसूची क्या है? 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून से रिलेटेड है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये 10th शेड्यूल जोड़ी गई, यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, दल बदल रोकने के लिए। व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? क्यों आया? इसके पीछे की क्या कहानी है? तो देखो, दल बदल कानून हमारे भारत देश में एक ऐसा कानून है जो दल बदल को, यानी जो लोग पार्टी बदलते थे उसको नियंत्रित करने के लिए लाया गया है। क्यों? लोग भाई लालच में पार्टी बदल लेते थे। दूसरी पार्टी के लोग कह रहे हैं तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तुमको सिंगापुर में घर देंगे, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, तुमको एक झोला भर के पैसा देंगे। अब लालच में चले गए, है ना, व्यक्तिगत लालच के चक्कर में पार्टी बदल लिए। इससे पॉलिटिकल करप्शन पैदा हुआ, राजनीतिक भ्रष्टाचार पैदा हुआ, निजी स्वार्थ के चक्कर में इधर से उधर चले गए, इससे मोरालिटी प्रभावित हुई, है ना। और दूसरी बात, जब लोग पार्टी बदलते हैं तो कभी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में सरकारें बहुमत से चलती हैं, अब पता चला लोग पार्टी अगर बदल लेंगे तो सरकार गिरने की भी संभावना रहती है। और गवर्नमेंट अगर गिर गई, सरकार अगर गिर गई, तो इससे सरकार गिर जाती है तो इससे पॉलिसीज यानी नीतियों का जो क्रियान्वयन है वो भी प्रभावित होता है। अगर सरकार गिरी तो जाहिर सी बात है कि जो काम हो रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, यानी भारत की संसदीय प्रणाली में, सरकार का बार बार गिरना भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में सरकार का स्थिर होना बड़ा जरूरी होता है, सरकार का स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, पॉलिटिकल करप्शन को कम करने के लिए, ये जो स्वार्थ के चक्कर में लोग इस पार्टी से उस पार्टी चले जाते हैं, उसको रोकने के लिए, दल बदल रोकने के लिए। एक विधायक थे हरियाणा के जिसका नाम था गयालाल, एक ही दिन में 2 बार पार्टी बदल रहे हैं, है ना। उन्हीं के नाम पे एक मुहावरा बना जिसका नाम हुआ आया राम गया राम। तो ये जो आया राम गया राम की स्थिति है उसको रोकने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या नाम हुआ? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून। एक लॉ बनाया गया, दैट लॉ इज नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून। और दल बदल कानून के तहत, दल बदल कानून के तहत कुछ आधार बनाए गए जो कि संसद के सदस्यों को और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, यानी केंद्र में जो कानून बनाने की संस्था है उसके सदस्य, जिसे आप एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद, और राज्य में जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, एमएलए, एमपी, विधायक, इनकी अयोग्यता का कुछ आधार तय करता है। यानी दल बदल कानून में कुछ अयोग्यता के आधार दिए गए हैं कि इन आधारों के फुलफिल होने पर ये मेंबर, सांसद, विधायक अयोग्य हो सकते हैं। कौन से आधार है? यदि कोई सदस्य संसद का हो या चाहे राज्य विधानमंडल का हो, स्वेच्छा से पार्टी बदल रहे, यानी यदि कोई सदस्य अपने आप से पार्टी बदल रहे, ठीक है, तब दल बदल कानून लागू होगा उस पर।
यदि कोई सदस्य पॉलिटिकल पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट करे, जैसे मान लीजिए कि आपकी पार्टी है, संसद में वोटिंग हो रही है, आपकी पार्टी के 4 लोग संसद में हैं, और आपने निर्देश जारी किया कि आप इस बिल के पक्ष में वोट करिए, पॉजिटिव में, और आपके लोगों ने वहां जाके निगेटिव में कर दिया, आपकी बात नहीं मानी, यानी पार्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किया, इसे विप कहते हैं। पार्टी के निर्देशों को न मानना, यानी विप जारी हुआ, विप का मतलब है सचेतक, पार्टी के निर्देशों को जो लागू कराता है ना, उसे हम विप कहते हैं, सचेतक कहते हैं। अब सचेतक ने कहा कि आपको पॉजिटिव में वोट करना है, आप निगेटिव में कर दिए, इसका मतलब आप पार्टी के खिलाफ मतदान किए। तो ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर पार्टी आपको नहीं माफ कर रही है तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। दूसरा ये है, दूसरा कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पार्टी ज्वाइन कर ले। अगर कोई इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय, अब भाई निर्दलीय उम्मीदवार क्यों जीता है, वो अपने दम पे जीता है, कह रहा है नहीं हम किसी पार्टी को नहीं मानते, हमारा अपना आइडियोलॉजी है ना, ये कह कह के आप जनता को भ्रमित करके जीते हैं, और जैसे ही पता चला आप जीत के गए, आप लालच के चक्कर में पार्टी में चले गए, हाँ, दूसरी शादी करने के चक्कर में। तो ऐसे में अगर निर्दलीय उम्मीदवार दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तब वो अयोग्य ठहराया जा सकता है दल बदल कानून के तहत। तीसरा पॉइंट। चौथा, मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे राज्यसभा में आपने सुना होगा 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है ना, तो यदि राज्यसभा में 12 लोग जो मनोनीत होते हैं, वो अगर 6 महीने तक उनको छूट है, लेकिन 6 महीने के बाद यदि पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो दल बदल कानून के तहत डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये 4 आधार हैं दल बदल कानून के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के। पहला, कोई मेंबर स्वयं चला जाए। दूसरा, पार्टी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट करे। तीसरा, इंडिपेंडेंट अगर पार्टी ज्वाइन कर ले। चौथा, नॉमिनेटेड अगर आफ्टर 6 मंथ पार्टी ज्वाइन कर ले। वही चारों बातें यहाँ पर मेंशन है, तो वो दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दल बदल कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। जैसे लोकसभा में स्पीकर करेगा, राज्यसभा के लिए चेयरमैन करेगा, ठीक है, और राज्यों में विधानसभा की बात है तो विधानसभा का स्पीकर करेगा या विधान परिषद का चेयरमैन करेगा। यानी दल बदल कानून के आधार पर यदि किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, दल बदल कानून के आधार पर यदि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है, तो उसका डिसीजन कौन लेता है? उसका डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेता है, स्पीकर चेयरमैन लेता है, राष्ट्रपति नहीं लेता है इस मामले में, ध्यान रखिएगा। बाकी मामलों में राष्ट्रपति निर्णय लेता है, ठीक है। तो चलिए, ये था दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची, अरे वाह, 11वीं अनुसूची मेरे भाई पंचायतों से रिलेटेड है। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। 11वीं अनुसूची 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। ये 73वां संविधान संशोधन है। इसी के द्वारा पार्ट 9 जोड़ा गया था संविधान में, और 243 से लेके 243 ओ तक प्रोविजन किए गए, पंचायतें टाइटल दिया गया, और इसी संशोधन के द्वारा पंचायतों को कंपलसरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया, यानी पंचायतों को अनिवार्य और संवैधानिक बनाया गया। और पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और उसमें 29 विषय पंचायतों के लिए रखे गए। हालांकि ये 29 विषय आज भी पंचायतों को पूरी तरीके से प्राप्त नहीं है, लेकिन 11वीं अनुसूची के द्वारा 29 विषय, ठीक है। तो ये है आपकी 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगली, नेक्स्ट पर आते हैं, 12वीं अनुसूची। तो ये लास्ट की आपकी 12वीं अनुसूची है, जो कि नगर पालिका से रिलेटेड है। इसमें कुल 18 सब्जेक्ट है नगर पालिका से रिलेटेड। ये नगर पालिका के शक्ति प्राधिकार की बात करती है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पार्ट 9A जोड़ा गया, और 243 पी से लेकर 243 ZG तक प्रोविजन किए गए नगर पालिका से रिलेटेड। नगर पालिका जो कि शहरी सरकार का उदाहरण है, नगर पालिकाएं, और नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए। नगर पालिका को संवैधानिक और अनिवार्य, कॉन्स्टिट्यूशनल और कंपलसरी बनाया गया, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए कुल 18 सब्जेक्ट यानी 18 विषय नगर पालिका के लिए रखे गए 12th शेड्यूल में, यानी 12वीं अनुसूची में। क्लियर है बात? तो ये है आपकी 12 अनुसूचियां। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ विद इन 1 मिनट। पहली अनुसूची राज्यों के नाम, क्षेत्राधिकार। दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से रिलेटेड है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप से रिलेटेड है, फॉर्मेट ऑफ ओथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची जिसमें 10 राज्य हैं, उनके जो शेड्यूल एरिया हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन से रिलेटेड। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरिया के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। 7th शक्तियों के बंटवारे के से रिलेटेड लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं में भाषा है। 9वीं अनुसूची इसलिए बनाई गई है कि कानूनों को
जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए, जैसे भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म जैसे कानून उसमें है। 10th शेड्यूल दल बदल कानून से रिलेटेड, 11th पंचायत, 12th नगर पालिका। क्लियर है बात? 12 की 12 अनुसूचियां आपने देख ली। अब अगले फीचर पर आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर आपने पढ़ा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी भारत का संविधान अलग अलग देशों से क्या है, भारत का संविधान में की बातें अलग अलग देशों से ली गई हैं। मेरे भाई इसके पीछे की कहानी ये है कि भारत के संविधान को बनने में लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, और जो बातें हमारे लिए अनुकूल थीं, जो बातें हमारे लिए फिट बैठती थीं, जो बातें हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन के अनुकूल थीं, जो बातें हमारे राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल थीं, उन बातों को हम भारत देश में ले आए। सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के संविधान पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 70% हम लेकर आए, यानी ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा क्योंकि वो कानून ब्रिटेन ने ही बनाया था। और दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका का पड़ेगा क्योंकि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र था और हम भारत को क्या बना रहे थे, लोकतंत्र बना रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड आफ्टर एग्जामिनिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग संविधानों को छानने के बाद किया गया है और ऐसी बातों को अपनाया गया है जो भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन के अनुकूल थी। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटिकल पार्ट है, राजनीतिक भाग है, जैसे मिनिस्ट्रियल सिस्टम, मंत्रिमंडलीय प्रणाली है ना, ये कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है, जो इसका पॉलिटिकल पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यदि आप फिलोसफिकल पार्ट कहेंगे, फिलोसफिकल पार्ट मतलब दर्शन, दर्शन मतलब जहां से संविधान प्रेरित होता है, जहां से संविधान इंस्पायर होता है। दर्शन क्या होता है, जैसे आपके जीवन का दर्शन क्या है, कुछ लोग के जीवन का दर्शन नशा है, कुछ लोग के जीवन का दर्शन उनकी बाबू सोना है, कुछ लोग के जीवन का दर्शन कैरियर है। अरे भाई, जो आपका गोल है, जो आपका उद्देश्य है, जहाँ से आप प्रेरित होते हैं, वही दर्शन है। आपके बाबा जी आपसे कह के गए कि देखो सब कुछ करना लेकिन चुट्टा न करना, उसको आपने जीवन का दर्शन बना लिया। वैसे ऐसी बातें जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर होता है वो दर्शन है। जैसे प्रियम्बल संविधान का, वो संविधान का दर्शन है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, दर्शन है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। डीपीएसपी संविधान का, यानी संविधान का चौथा भाग, जिसे आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वो भी संविधान का दर्शन है क्योंकि वहां से संविधान प्रेरित होता है। तो ऐसी बातें जहां से संविधान प्रेरित होता है वो फिलोसफिकल पार्ट है। जैसे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान का भाग 4 है, आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो मेरे भाई भारत और के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इंग्लैंड के इस कानून का पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। यहाँ 70% चीजें यहाँ से ली गई हैं। तो दिस इज द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। भारत का संविधान अलग अलग स्रोतों से लिया गया है, ये भारतीय संविधान का लक्षण है। इस पर कुछ लोग इस बात के लिए आलोचना भी करते हैं कि भारत का संविधान बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आलोचना की जाती है, उधार का संविधान है। लेकिन आप इसको अपने तर्कों से काट सकते हैं कि भाई भारत का संविधान को उधार का संविधान आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भाई जो बातें हमने अपनाई अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनाई है ना। हमने देखो संघात्मक व्यवस्था बनाई, केंद्र राज्य दोनों बनाया, लेकिन हमने अमेरिका की तरह नहीं बनाया, हमने कनाडा की तरह बनाया। हमने केंद्र को मजबूत बनाया क्योंकि भारत देश में केंद्र को मजबूत बनाना जरूरी था। अगर केंद्र को मजबूत न बनाते तो गुजरात कहता हमारा ढोकला हमारा गुजरात, हमको रहना ही नहीं है भारत देश में, राइट। तो ये कहना तार्किक नहीं होता है कि भारत का संविधान एक कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कोई ब्लाइंड बोरोइंग नहीं हुई है। ठीक है, तो अलग अलग स्रोतों से विहित है, तो जाहिर सी बात है कि भारत के संविधान को बनने में अलग अलग सोर्सेस को अध्ययन किया गया होगा। तो वेरियस सोर्सेज कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, ये अपने को समझना है। तो यहां पर मेजर सोर्सेज अपने को देखना है कि कौन कौन सी बातें कहां से ली गई हैं। तो मेरे भाइयों, अलग अलग स्रोत, वेरियस सोर्सेज, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या इंपॉर्टेंट चीजें ली गई हैं। ठीक है, आयरलैंड से क्या इंपॉर्टेंट लिया गया है, ब्रिटेन से क्या इंपॉर्टेंट लिया गया है, यूएस से क्या इंपॉर्टेंट लिया गया है, जापान से क्या इंपॉर्टेंट लिया गया है, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसे हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के स्रोत। संविधान की स्रोत यानी कौन सी बात कहां से ली गई है। ठीक है,
तो आज तो ज़्यादा समय नहीं है, आज हम सोर्सेज पर नहीं चलेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। ठीक, कम समय की क्लास रहती है तो आप आसानी से क्लास भी कर लेते हैं और ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय का हो जाता है तो आपके लिए थोड़ा बर्डन हो जाता है, इसलिए मेरी से ये हमेशा से मैं ऐसा सोचता रहा हूँ कि क्लासेस जो है यूट्यूब पर खासकर कम समय पर हो, कम समय के लिए हों, जिससे आप पूरी की पूरी क्लास एक बार में देखें और देखने के बाद उसे ऑब्जर्व कर पाएँ। क्योंकि ज़रूरी ये होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप सीख पा रहे हैं या नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं, है ना भाई? लेकिन मेरा दावा है कि आप लोग ज़रूर सीख लेते होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। और आप लोग संघर्षशील अभ्यर्थी हैं भाई, और संघर्षों के साथ आगे चलते हैं। और वो लाइन मेरी तो आपको याद ही होगी, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यानी आज के युवा वर्ग का जो इतिहास है वो संघर्षों के साए में चलता है, यानी संघर्षों के साथ चलता है। और जमाना ऐसा है कि इस देश का भविष्य जवान लोग ही हैं, युवा वर्ग ही है। और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, यानी युवा वर्ग की नियति जिस ओर जाती है उस ओर वो देश को लेकर जाती है। तो इसलिए आप ही इस देश का भविष्य है। इस देश का बोझ, इस देश का भविष्य आपके ऊपर टिका हुआ है। आप जितने विचारशील होंगे, आप जितने नैतिक होंगे, आप जितने कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक होंगे, आप जितने वैल्यूज़ वाले होंगे, जितने मूल्यों वाले होंगे, आप जितने लॉजिकल तार्किक होंगे, जितने आप वैज्ञानिक होंगे, उतना ही ज़्यादा इस देश का विकास होगा। आज का युवा वर्ग जितना वैज्ञानिक होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होगा, जितना तार्किक होगा, हर चीज़ में लॉजिक्स ढूंढने का प्रयास करेगा, जितना ज़्यादा मूल्यों वाला होगा, मोरालिटी वाला होगा, जितना कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, उतना ही ये देश सही डायरेक्शन में जाएगा। और जितना आप अंधविश्वासी होंगे, जितना आप चमत्कारों में विश्वास करेंगे, जितना आप किताबें न पढ़ने में विश्वास करेंगे, जितना आप फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेंगे, उतना आप भी पीछे जाएंगे और देश को भी पीछे ले जाएंगे। तो इसलिए पढ़िए। पढ़ना आपको वहाँ ले जाके खड़ा करता है जहाँ आप उम्मीद भी नहीं करते। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। आपको समाज में अगर स्थापित करना है खुद को, तो सिर्फ एक ही आपके पास हथियार है, आपकी कलम और आपकी किताब। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को विराम देंगे। ये हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, सोर्सेज पढ़ेंगे और जो संविधान की अन्य विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि आप हमारे स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर पूरी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई, तो करिए। इस समय हमारे यहाँ अप टू 77% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट और कोर्सेज के बारे में जानने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहती हैं। जो भी क्लास के लिंक वगैरह है मैं यहाँ शेयर करता रहता हूँ। और ये भैया अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। और यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों, हमारे यहाँ एक बैच चलता है, उसका नाम होता है आरंभ। आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू पे यदि आप जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में आप स्टेट पीसीएस सेलेक्ट करिए। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश पे जाइए। उत्तर प्रदेश पे जब आप जाएंगे, देखिए लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पीसीएस आरंभ 18.0। सेल इस समय चल रही है, गणतंत्र दिवस के मौके पर ये सेल चल रही है, ठीक है। और इस पे आपको मिल रहा है अप टू 77% तक का डिस्काउंट। और ये जो आरंभ 18.0 है, इसमें मैं आपको विशेष बात बताऊं, मैं भी इसमें पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। दो तरह का बैच है, एक गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। गोल्ड में भैया आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं 1100 प्लस घंटे की, प्लस इंडिविजुअल मेंटरशिप मिलती है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, 2 साल की वैलिडिटी। और प्लेटिनम में क्या है कि प्लेटिनम में आपको लाइव क्लास तो मिलती ही है 1100 प्लस घंटे की, गोल्ड के फीचर तो मिलते ही हैं, साथ साथ 4 साल की वैलिडिटी और 5 कोर्स एक्स्ट्रा, एक फाउंडेशन, एक प्री, एक मेंस, एक एमसीक्यू, एक आंसर, ओ सॉरी,
एनसीईआरटी, 5 कोर्स एक्स्ट्रा और 4 साल की वैलिडिटी। तो जो लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो प्लेटिनम के साथ जाएँ। कैसे एनरोल कर सकते हैं? बाय नाउ पर जाइए, अपना नंबर एंटर करिए, ओटीपी डालिए, फिर उसके बाद आप परचेज़ कर सकते हैं। कोड लगाने का ऑप्शन आता है, हर फैकल्टी का कोड है, मेरा भी है भाई, ये कोड आप लगा सकते हैं, वीएल लाइव, ठीक है? ये कोड अगर आप लगाएँगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अध्यापकों का कोड लगाने पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है? और इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, 9289996923, इस पर कॉल करिए, मेरा नाम बताइए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, कंप्लीट काउंसलिंग आपकी की जाएगी। 9289996923। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।